नमस्कार दोस्तों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान ई सुजस बुलेटिन के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज का जो राजस्थान सुजस का बुलेटिन है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंस का एक प्रश्न तो ऐसा आया है जो सीधा का सीधा आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम डिस्कशन करें उससे पहले हम आपको छोटी सी फिर वही पुरानी बात बता देते हैं कि आप पीडीएफ जाके ले लीजिए मेरे मित्रों। जब आप पीडीएफ आप बोलोगे सर कहाँ से ले लें पीडीएफ, तो आपको एक टेलीग्राम चैनल है छोटा सा, वो ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरे दोस्तों आईएएस आरएएस विद आरजे। जब आप इस चैनल को जाके ज्वाइन करोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है मेरे मित्रों, आप बोलोगे सर आज आप भाइयों और बहनों क्यों नहीं कह रहे, बार बार मित्रों दोस्तों साथियों क्यों कह रहे हो। तो दोस्तों, कल के लेक्चर के बाद में मेरे एक भाई का मैसेज आया था कि सर जो आप बार बार भाइयों बहनों बोलते हैं तो ऐसा लगता है हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का भाषण सुन रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए मेरे दोस्तों हम आज से दोस्तों और साथियों का ही इस्तेमाल करेंगे, भाइयों बहनों का नहीं करेंगे। और मित्रों, उस भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप भी जो भी कमी लगे, जो भी चीज़ आपको लगे, आप सजेस्ट करिए। आपके सजेशंस हैं वो हमारे लिए आशीर्वाद का काम करेंगे, हमारे लिए गुरु दक्षिणा का काम करेंगे, जो भी आप समझें। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं सीधा आज के न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पे। आपको पता ही लग गया पीडीएफ कहाँ से लेनी है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है आईएएस आरएएस विद आरजे, उसको जाके ज्वाइन कीजिए और वहाँ से जाकर आप पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है मित्रों, तो अब चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे। ठीक है, देखो देश और दुनिया का पहला गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड। ठीक है, इस चीज को देखो आप, गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड, ये आपको एक प्रश्न देने वाला है मेंस का। प्रीलिम्स का तो हो ही गया कि देश का और दुनिया का पहला गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड कौन गठित कर रहा है, कौन सी सरकार गठित कर रही है, तो वो कर रही है अपनी राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने पिछले 6 महीने के अंदर, या बोलें तो इस वाले कार्यकाल में ही, लगभग पूरे में ही सोशल वेलफेयर के लिए जो काम किया है वो सराहनीय है। इससे पहले आपका जो आया था एक राइट टू हेल्थ बिल आया था, वो भी बहुत अच्छा था, हालांकि उसका विरोध हुआ, लेकिन विरोध वगैरह सारी चीज़ें तो चलती हैं भाई। लोकतंत्र के अंदर विरोध तो क्या है, एक हेल्दी लोकतंत्र को बढ़ावा देने का एक साधन है। ठीक है, तो देश और दुनिया का पहला गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड कहाँ गठित किया जा रहा है, तो राजस्थान के अंदर। ठीक है दोस्तों, कौन सी गवर्नमेंट कर रही है, राजस्थान गवर्नमेंट। देश और दुनिया दोनों का ही है दोस्तों। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेंस का एक पूरा प्रश्न है। मैंने 2-3 अलग अलग तरह से हाईलाइट कर रखा है, येलो से कर रखा है, रेड से लगभग कर रखा है, हल्का ग्रीन से कर रखा है। तो इसका कारण यही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस अपन की चर्चा कर लेते हैं, अपन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करते, सीधे चर्चा पे आते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं कि यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, इससे आपको समझ में आए, जो मैं पढ़ाऊँगा, जो मैं एक फ्रेमिंग लेके चलूँगा वो आपकी समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन है दोस्तों, गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड क्या है, इसके गठन की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए। ये आ जाएगा आपका पूरा 100 शब्दों में 10 अंक का, और आने वाला है आपके अर्थव्यवस्था के अंदर जो सर्विस सेक्टर है उसमें ये प्रश्न बनने वाला है। ये प्रश्न दूसरे तरीके से भी बन सकता है कि सर्विस सेक्टर में होने वाली जो कमियां हैं और उनको पूरा करने के लिए, उन कमियों के समाधान के लिए किए जाने वाले उपायों के संदर्भ में भी ये प्रश्न आ सकता है। लेकिन आप इस तरह से करिए, उस तरह से अगर आएगा प्रश्न तो उस तरह से भी आप डील कर लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि कंटेंट का आना बहुत जरूरी है। तो प्रश्न के बारे में आपको पता लग गया कि गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड दोस्तों क्या है, इसके गठन की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए कि इसके गठन की आवश्यकता क्यों है। तो देखो दोस्तों, गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड को समझने से पहले अपन को समझना होगा कि गिग वर्कर क्या होते हैं, और गिग वर्कर्स को समझने से पहले आपको समझना होगा कि गिग इकोनॉमी क्या होती है। सबसे पहले अपन समझेंगे गिग इकोनॉमी क्या है, फिर समझेंगे गिग वर्कर्स क्या है, फिर समझेंगे गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड क्या है, और फिर समझेंगे कि इसके गठन की आवश्यकता क्यों हुई। चारों चीज़ों को लाइन से लेकर अपन चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा धीरज रखिए, 10 अंकों में प्रश्न देने वाला है ये आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं गिग इकोनॉमी क्या है। तो गिग इकोनॉमी है एक मुक्त बाजार की प्रणाली है जिसमें आम रूप से स्थायी अस्थायी वर्क अवसर मौजूद होते हैं। आम का मतलब होता है सामान्य रूप से। ठीक है, क्या होता है, अस्थायी कार्य अवसर मौजूद होते हैं। विभिन्न संगठन अल्पकालिक संलग्नताओं के लिए स्वतंत्र कर्मियों के साथ अनुबंध करते हैं। ठीक है, अब इसको अपन साधारण शब्दों में समझ लेते हैं। ये तो हो गई आपकी इकोनॉमिक्स की भाषा। ठीक है, मुक्त बाजार प्रणाली का मतलब है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, किसी का कोई भी नियंत्रण नहीं है,
वो बाजार की डिमांड और सप्लाई के थ्रू कंट्रोल होते हैं। ठीक है, जितनी आपकी डिमांड है उसी हिसाब से सप्लाई होगी। यदि सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, सप्लाई कम है डिमांड से तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। उसी तरह से है, जिस व्यक्ति के पास टैलेंट अच्छा है, उसकी डिमांड मार्केट में अच्छी है, उसको क्या मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा। ठीक है, मुक्त बाजार प्रणाली है। जैसे कि आपने किसी एसी वाले को बुलाया एसी ठीक करवाने के लिए, ठीक है, वो आया, एसी ठीक की उसने, आपने पैसे दिए और वो गया। कोई मार्केट के अलावा कोई भी नियम उस पर लागू नहीं हुआ, केवल बाजार का नियम लागू हुआ। आपको जरूरत थी, वो आया, जितनी तय थी आपने पैसा दिया और खत्म। और इस तरह से जो इकोनॉमी घूमती है उसको गिग इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गिग इकोनॉमी। ये अस्थायी कार्य के अवसर होते हैं। हो सकता है वो एसी वाला है, उसको एक दिन में 50 एसियाँ भी ठीक करने को मिल जाए तो 50 दिन में एक भी ना मिले, इसलिए अस्थायी कार्य के अवसर मौजूद होते हैं। ठीक है, विभिन्न संगठन क्या करते हैं कि जितनी उनकी जरूरत होती है, संगठन का मतलब जैसे आपको जरूरत हुई, आपने एसी वाले को बुलाया और ठीक करवाया और वो गया। इस तरह से जो एक इकोनॉमी चलती है उसको बोलते हैं आप गिग इकोनॉमी। तो गिग वर्कर क्या होते हैं मित्रों, अपन उसको देख लेते हैं। गिग वर्कर क्या है? स्वतंत्र ठेकेदार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट फर्म वर्कर, कॉल ऑन वर्कर। ये सारे कौन से वर्कर हैं? देखो, स्वतंत्र ठेकेदार का मतलब है कि आप हो, मान लो, ठीक है, या मैं हूं। मैं गया किसी भी कोचिंग के पास, कोचिंग ने मुझसे कहा कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ा दो, हम इसको आपको इतने पैसे दे देंगे। ये मेरा उससे कॉन्ट्रैक्ट ठेका हो गया, एक तरह से क्या हो गया, ठेका हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, मैं कौन हो गया? गिग वर्कर हो गया। मतलब आप कोर्स कराओ, आप पैसे लो और जाओ, आपका कोचिंग से कोई मतलब नहीं, कोचिंग का आपसे कोई मतलब नहीं। मैं किस तरह का वर्कर हो गया? गिग वर्कर हो गया। ठीक है दोस्तों, कॉल ऑन वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा, ठेका हो गया हमारा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जितने भी लोग काम करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का मतलब होता है आपके अमेजन हैं, आपकी फूड डिलीवरी वाली कई साइटें हैं, आपके ओला उबर टैक्सी वाली कई साइटें, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर हैं। ठीक है, और अस्थायी कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी का मतलब वही मैंने आपको बताया कि इसका कोई भी नियम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप महीने तक रहोगे, आप कुछ काम करो, चाहे सबसे ज़्यादा काम करो, आपको पैसे फिक्स मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, गिग कर्मचारी कंपनी के ग्राहकों की सेवा प्रदान करने के लिए ऑन डिमांड कंपनियों के साथ औपचारिक समझौते करते हैं। मतलब जब तक कंपनी की डिमांड है तब तक कर्मचारी वहां मौजूद है। तो इस तरह का कर्मचारी कौन कहलाएगा? गिग वर्कर कहलाएगा। ठीक है, आने वाला समय गिग इकोनॉमी का ही है दोस्तों। ठीक है, धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर, सर्विस सेक्टर के अंदर सीधा एक ही चीज़ रह जाएगी, आओ काम करो और जाओ। और सार्वजनिक क्षेत्र जैसे सरकारी नौकरियां धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी। तो आपको दो चीज़ें समझ में आ गई मेरे प्यारे भाइयों बहनों यहाँ से, कि गिग इकोनॉमी क्या होती है, गिग वर्कर क्या होते हैं। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड क्या है। ठीक, अब अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड की जो गठन है उसकी मांग क्यों उठी। मांग तो खैर क्या उठी, गवर्नमेंट ने ही अपनी तरफ से सोच लिया। तो देखो दोस्तों, आपने सबने कोरोना का टाइम देखा था, हमने सब नहीं देखा था। तो उस समय पर क्या था, जो भी इस तरह के वर्कर थे जो कॉल ऑन डिमांड थे, मतलब उनको कॉल किया, काम किया, पैसे दिए और हमारा उनका रिश्ता खत्म। इस तरह के वर्करों की भूखे मरने की नौबत आ गई, क्योंकि इस तरह के वर्करों की ना तो कोई संख्या रजिस्टर्ड थी, ना इनके लिए कोई नियम कानून थे गवर्नमेंट की तरफ से। भाई सबके लिए थे लेकिन इनके लिए नहीं थे। कंपनियों ने इनसे टाटा बाय बाय कर दिया कि भैया हमारा आपका कोई रिलेशन नहीं है, जब तक था तब तक था, अब कुछ नहीं है। तो इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का समाधान करना पड़ा, समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तब उन समस्याओं के समाधान के लिए राजस्थान सरकार ने सोचा, यार ये लोग भी तो इंसान हैं, इतनी बड़ी इकोनॉमी का इतना बड़ा पार्ट चलता कैसे है भाई ठेकों से। हमारे भारत के अंदर जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी गिग इकोनॉमी है, उसको नाम दो मत दो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन गिग इकोनॉमी से ही चलता है भारत तो। ठीक है, तो राजस्थान सरकार ने उसके लिए सोचा एक वेलफेयर बोर्ड बना दिया जाए। वो क्या करेगा कि इन लोगों को जब भी समस्या होगी तो क्या करेगा, वो इनकी समस्याओं का समाधान करेगा और देखेगा। ठीक है, तो राज्य सरकार ने क्या किया, हमारे मुख्यमंत्री श्री गहलोत जी ने क्या किया कि 2023-24 में बजट जो पेश किया था उसमें गिग वर्कर के लिए एक राज्य स्तरीय वेलफेयर बोर्ड के गठन का ऐलान कर दिया था। और कहा था उन्होंने कि गिग वर्कर के हितों की रक्षा के लिए कानूनी रूप से इसकी जल्द घोषणा करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको बस एक वेलफेयर बोर्ड बना दिया, इसके पास कोई शक्तियां नहीं है, इस तरह से नहीं होगा। इनको वैधानिक तरीके से, मतलब विधानसभा के अंदर एक कानून लेकर अधिनियम के माध्यम से इसको पारित करके इसकी शक्तियों को निर्धारित किया जाएगा। इस तरह से एक वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा मित्रों। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कि इस वेलफेयर बोर्ड के अंदर क्या क्या होने वाला है।
क्या क्या किया जाने वाला है, जो कानून है वेलफेयर बोर्ड बनाने के लिए, जो प्रस्तावित कानून है उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, क्योंकि अभी कानून आया तो नहीं है, अभी लोगों की, अभी विद्वानों की, या फिर जो चीज़ें सूत्रों के हवाले से निकल के आती हैं, पता नहीं ये सूत्र किसके होते हैं, मेरी समझ में तो आज तक नहीं आया, मुझे तो कोई सूत्र आज तक मिला नहीं। तो प्रस्तावित कानूनों में क्या होगा, गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के प्रावधान किए जाएंगे। दोस्तों, ऐप आधारित सेवाएं जो देती हैं कंपनियां, उनके कार्मिकों का क्या होगा, पहले पंजीकरण होगा, एक राज्य स्तरीय वेलफेयर बोर्ड का गठन होगा, जिसमें सरकार कौन कौन होगा देखना, 3 पार्टी होंगी, सरकार, सेवा प्रदाता कंपनी और गिग वर्कर का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग। ठीक है, वेलफेयर बोर्ड के अंदर 3 चीजें होने वाली हैं, सरकार होगी, राज्य सरकार, मतलब राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रतिनिधि, सेवा प्रदाता कंपनी होगी, चाहे वो ओला हो, उबर हो, अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, चाहे जो भी हो, और तीसरे स्थान पर कौन होगा, तीसरे नंबर पर कौन होगा, उसमें जो तीसरा व्यक्ति बैठेगा वो बैठेगा गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड, जो उनका समूह होगा उसका एक प्रतिनिधि बैठेगा। तो वेलफेयर फंड के माध्यम से गिग वर्कर के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनाएं संचालित की जाएंगी। मतलब इस बोर्ड के माध्यम से एक फंड क्रिएट किया जाएगा। इस फंड के बारे में 3-4 दिन पहले अपन ने बात भी की थी दोस्तों। ठीक है, तो उस फंड के माध्यम से क्या होगा, सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनाएं संचालित की जाएंगी। ठीक है, और सेवा शर्तों में सुधार, कार्यस्थल से संबंधित वर्कर की सुविधाओं की समस्याओं की सुनवाई होगी और उनका समाधान किया जाएगा। अब अपन ने ये तो देख लिया कि गिग वर्कर्स कौन होते हैं, गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड का गठन की मांग है वो किस तरह से आई, और गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड क्या क्या काम करने वाला है और उसमें कौन कौन से प्रतिनिधि होंगे, ये चीज़ अपन समझ चुके हैं। अब अपन प्रश्न के दूसरे भाग पे आते हैं कि गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड के गठन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। वैसे तो आपको पता ही लग गया होगा, कोरोना काल के बारे में मैंने आपको बता दिया, उसको बीच में एक चर्चा कर ली, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट का स्टैंड है उसको अपन देख लेते हैं, गवर्नमेंट क्या कह रही है। ठीक, कानून बनाने की जरूरत, इसमें ऑलरेडी फ्रेम्ड क्वेश्चन दिया है दोस्तों। तो बीते वर्षों के दौरान क्या हुआ था, पूरी दुनिया में ऐप आधारित सर्विसों का चलन बढ़ गया, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, इससे क्या है, नई अर्थव्यवस्था में कार्यरत करोड़ों लोग क्या आते हैं, विशेषकर युवा, इसके अंदर संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। ठीक है, बेहतर सेवा शर्त, नौकरी की नियमितता और सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से इन कार्मिकों की सेवा शर्तों में सुधार और कल्याण के लिए विशेष कानूनी प्रावधान कहीं पर भी नहीं है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सारे जानते हैं। अभी मैंने इसकी चर्चा करी थी थोड़ी देर पहले कि कोरोना काल में क्या हुआ था, इन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था, उसके अलावा कुछ नहीं। वो तो अच्छा हुआ, भारत गाँव का देश है अभी, तो इस तरह की जब कोई समस्या आती है तो लोग अपनी जड़ों की तरफ चले जाते हैं, अपने गाँव की तरफ चले जाते हैं। और गांव में मुझे एक बात पता है कि अगर गांव में 10 लोग हुए और किसी एक के घर पे भी 10 रोटियां हुई तो वो एक एक रोटी 10 के 10 लोगों में बांट देगा। गांव अभी भी आत्मा से जुड़े हुए हैं हमारे, और जब तक गांव जिंदा है हिंदुस्तान जिंदा है। ठीक है, राजस्थान में क्या किया गया है, गिग वर्कर को सामाजिक सुरक्षा देने की एक पहल है। क्यों आवश्यकता है, क्यों आप जानते हो, देखो तेजी से लोग जुड़ रहे हैं, आने वाला समय गिग इकोनॉमी का है, इनके लिए कोई ना तो नियम है, ना कानून है, ना इनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई प्लेटफॉर्म है। तो राजस्थान ने क्या कर दिया, इनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया और उनको देने के लिए क्या कर दिया, एक बोर्ड बनाने के गठन की तरफ कानूनी रूप से इसको मान्यता देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, विभिन्न हितधारकों के साथ विचार विमर्श इस चीज़ को लेकर किया जा चुका है और यह प्रक्रिया फिलहाल क्या है, अनुमोदन की प्रक्रिया के मूड में। इसकी PDF मैं आपको दे दूंगा, आप चैनल से जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल फ्रेम करके, कौन सा कहाँ पर कट करके लगाना है सब लगा दूंगा। ओके, अब अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में नहरी खालों की मजबूती, कोई दिक्कत नहीं, नहर है उसकी रिपेयरिंग हो रही है, इंदिरा गांधी नहर की। दौसा लालसोट में नया पशु चिकित्सा महाविद्यालय खुलेगा। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा दौसा जिले के लालसोट में नवीन पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने की बात चल रही है। 1 डे एग्जाम्स के लिए एक फैक्ट हो सकता है, इसको आप लिख लेना, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको भी कट करके PDF में पूरा लगा दूंगा आपको। PDF बिल्कुल बनी हुई मिलेगी, टेंशन ना लो। आज का न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर एक कोने में एक फोटो आया है कि प्रदेश में 200 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय अब होंगे वर्चुअल क्लासरूम से युक्त। तो अपने लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय। ठीक, तो कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय 2004 में शुरू की गई थी। एक योजना इनिशियल लेवल पर की गई थी, प्राइमरी लेवल पर की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, यह मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित लड़कियों के लिए प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय स्थापित करने से लेकर शुरू की गई थी। मतलब प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले हमने आवासीय विद्यालय बनाए थे, किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, OBC के लिए और अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए।
पहले प्राथमिक स्तर पर और अब इसको बढ़ा के उच्च माध्यमिक स्तर तक ले जाया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, इस योजना से क्या है, ये इस योजना के माध्यम से देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में लागू की जा रही है। यहाँ महिला ग्रामीण साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है, मतलब देश के ऐसे ब्लॉक जहाँ पर महिलाओं की जो साक्षरता है वो देश में जो राष्ट्रीय औसत है महिला साक्षरता का उससे भी कम है। तो इस ऐसी जगहों पर क्या किया जा रहा है, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय ओपन किए जा रहे हैं। ठीक है, यह योजना अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय की लड़कियों के लिए न्यूनतम 75% सीटों का आरक्षण करती है और शेष 25% के लिए जो आपकी बिलो पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे की जो लड़कियां होंगी, बीपीएल परिवारों की लड़कियां होंगी, चाहे वो किसी भी श्रेणी से संबंधित है, उन सब के लिए क्या किया जाएगा, एजुकेशन का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, छोटी सी योजना थी, इससे ज़्यादा आपको कुछ और याद रखने की इसमें ज़रूरत भी नहीं है। अब मित्रों चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे, देखते हैं क्या आया है आज के न्यूज आर्टिकल में आपने लिए। तो वही लो शुरू हो गया भैया, लो सफ़र शुरू हो गया महंगाई राहत के लिए। तो ये देखो, अरे भैया काका की मूछें देखो आप। चलो अपन आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब एक और इम्पोर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए आ चुकी है, देख लो इसको, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इससे संबंधित और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। तो जोधपुर में नए डाक बंगले और जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का निर्माण होगा। ठीक है, जयपुर के अंदर आपसे यहाँ से 2 प्रश्न मिल रहे हैं आपको। नए डाक बंगले का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, जोधपुर में। हालांकि ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये उसी तरह के एग्जाम में कांस्टेबल अगर हम पूछ ले तो पूछ ले, नहीं तो आपसे नहीं पूछेगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसका मतलब है उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है, तो दोस्तों रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए कहाँ पर उत्कृष्टता केंद्र खोला जा रहा है, कहाँ पर ओपन हो रहा है, कहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, तो जयपुर के अंदर निर्माण हो रहा है, आप उसको देख लो। तो दोस्तों अपन देख लेते हैं कि राजस्थान में और कौन कौन से विभिन्न उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है और कौन कौन सी जगह पर उनकी स्थापना की गई है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से चाहे आपका RAS हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, कोई सा भी ग्रेड हो, SI हो, एक ना एक प्रश्न आपको हर साल मिलता ही मिलता है। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप उसको रट्टा मारो, हम उसको बता देते हैं। ठीक है मित्रों, तो देखो दोस्तों राजस्थान में विभिन्न उत्कृष्टता केंद्र हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला है खजूर उत्कृष्टता केंद्र, ये है आपका सगरा भोज का जैसलमेर में। अनार का है बस्सी जयपुर में। नींबू वर्गीय, नींबू के जैसे जो होते हैं खट्टे, उनके लिए नाता कोटा के अंदर। अमरूद है आपका सवाई माधोपुर में। अंजीर है सिरोही के अंदर। कृषि जो एग्रीकल्चर उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ है, टोंक के अंदर। आपका कृषि से संबंधित जो उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ है, टोंक में। मसाले, औषधीय पौधे और संतरा, ये झालावाड़ के अंदर है। आंवला, आम, बेर, जैतून और अमरूद, इनका उत्कृष्टता केंद्र खेमरी धौलपुर के अंदर है। सब्जी फसल उत्कृष्टता केंद्र, सब्जियों की जो फसलें होती हैं उनका उत्कृष्टता केंद्र बूंदी में है। फूल उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर। सीताफल उत्कृष्टता केंद्र चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इन सारे उत्कृष्टता केंद्रों को मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, इनको उंगलियों पर रट लेना आप, क्योंकि यहाँ से प्रश्न मिलना लाजमी है, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और कौन सी न्यूज़ अपने लिए इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। तंबाकू निषेध दिवस आपने देख ही लिया था, यहाँ पर तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन का शुभारंभ किया गया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये चीज़ एक और है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में किसान मेलों का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में। किसके द्वारा किया जाएगा, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के द्वारा आगामी 16 से 18 जून तक जयपुर में राज्य स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया जाएगा और इसके बाद में उदयपुर और जोधपुर संभागों पर संभाग स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तरीय किसान मेला कहाँ, जयपुर में, और संभाग स्तरीय किसान मेले उदयपुर और जोधपुर के अंदर। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो राजस्थान में कृषि की उत्पादकता और किसानों को नवीनतम तकनीकी से रूबरू कराने के लिए इस प्रकार के कृषक मेलों का आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, इसके कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के द्वारा। ठीक है, कहाँ किया जा रहा है, जयपुर में राज्य स्तरीय
और उदयपुर और जोधपुर पर संभाग स्तरीय, संभाग जो मुख्यालय होते हैं उन पर संभाग स्तरीय। ठीक है दोस्तों, क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप देख रहे हो भैया नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर रोज़ नए नए बीज आ रहे हैं, नए नए जो आपके खाद हैं, नए नए पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं। किसानों को नहीं पता होता, पहले भर भर के डालते थे, अभी भर भर के डाल देते हैं तो फसल बर्बाद और हो जाती है। ठीक है, फसल होने की अपेक्षा। तो उनसे संबंधित क्या करना है, जो किसान हैं उनको रूबरू कराना है, भैया नई नई तकनीकी आ चुकी हैं, अब आप इन चीज़ों को सीख लो। ठीक है, कृषि प्रौद्योगिकी और व्यापार क्षेत्र के लोगों को एक मंच पर लाया जाएगा इस मेलों के द्वारा, कृषि से, प्रौद्योगिकी से और व्यापार से। आपने खेती की, खेती में क्या क्या प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होने वाला है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना है उस चीज़ को, और व्यापार, आपने खेती भी कर ली, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर लिया, और व्यापार करने के लिए जिन लोगों की आवश्यकता है, तीनों लोगों को एक ही मंच पर लेके आया जाएगा, जिससे क्या होगा, उत्पादकता भी बढ़ेगी और उनका अच्छे से बिजनेस भी हो पाएगा। ठीक है, देश विदेशों तक अपने सामान पहुंच पाएगा। तो प्रदेश के किसान खेती, प्रौद्योगिकी, शिक्षाविदों और नीति सहित सभी क्षेत्रों के हितधारकों को स्थिरता और आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार के लिए अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पता लग गया होगा कि मेलों का आयोजन है, कृषक मेलों का आयोजन है, कहाँ कहाँ किया जा रहा है, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में। जयपुर में राज्य स्तरीय, उदयपुर और जोधपुर के अंदर संभाग स्तरीय मेलों का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा किया जा रहा है? कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के द्वारा। रट लेना, याद रखना, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कृषि, प्रौद्योगिकी और व्यापार क्षेत्र से संबंधित जो लोग हैं उनको एक ही मंच पर लाना, और दूसरा कृषकों को नई नई तकनीकों से रूबरू करवाना। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से किसानों की जो आय है वो बढ़ेगी, और क्या होगा, उनकी आय में स्थिरता आएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आज का हमारा न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन होता है यहीं पर समाप्त। तो अपन एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ आई थी अपने ई सुजस के अंदर। तो पहला थी आपकी गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड। गिग इकोनॉमी क्या है, गिग वर्कर्स क्या है। ठीक है, गिग वर्कर बोर्ड की स्थापना की गई। तो गिग वर्कर बोर्ड का फॉर्मेशन किस तरह से होने वाला है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था कि दौसा के लालसोट के अंदर नया पशु चिकित्सा महाविद्यालय खुलने वाला है। उसके बाद अपन ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों के बारे में जाना था। उसके बाद अपन ने जाना था मेरे प्यारे भाइयों बहनों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कहाँ बनने वाला है आपका? जयपुर के अंदर। दोस्तों एक चीज़ मैंने देखी है, अगर आपको कुछ नहीं आता हो और ऑप्शन के अंदर जयपुर और जोधपुर मिल जाए तो सीधी सीधी बात जयपुर में होगा या जोधपुर में होगा, और चांस ज़्यादा बनते जयपुर के। ठीक, बाकी अपन ने और भी देख लिया कौन कौन से अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो सकते थे, उन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। आप PDF ले लीजिए और वहाँ से जाकर रट्टा मार लीजिए, और किसान मेलों का आयोजन हो गया। तो मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आज का न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन होता है अपना यहीं पर समाप्त। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी कमी लगी हो तो उसको कमेंट करके मेंशन करें कि सर ये कमी हो गई है, इसको और सुधार कीजिए आप। वो सारे कामों की, आपकी सारी बातों को हम तवज्जो देंगे, सर आँखों पर रखेंगे। आपकी सलाह है वो हमारे लिए एक तरह से क्या बोले, तो हमारे तो आप ही थिंक टैंक हो, नीति आयोग हमारे लिए तो आप ही हो। तो आप जो भी सजेशंस देंगे सादर आमंत्रित हैं। तो मेरे दोस्तों अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।